नमस्कार, मैं हूं सासी। मैं मोहम्मद अशरफ। आदरणीय दोस्तों, आपको हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल का दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं लोग साथ वीडियो भारत पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ब्लंडर। तो ये क्या ब्लंडर है दोस्तों, ये तो वीडियो देखेंगे तो तभी पता चलेगा। मुझे तो हम तो 2-3 दिन हो गए टच नहीं थे वीडियो से, कुछ मसरूफियात की वजह से, तो इस वजह से हम नहीं बना सके। तो अब देखते हैं क्या ब्लंडर कर दिया हमारे शहबाज शरीफ साहब। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई ये जो शहबाज शरीफ ने ये जो बोला है ना कि हम हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, तो ये बात बढ़ने वाली है, ये छोड़ने वाली बात नहीं है और हम इंडियंस इसे छोड़ेंगे नहीं। इस बात को हम बढ़ाएंगे क्योंकि 2% के देश पाकिस्तान के 2% के पीएम ने ये जो जिस 2% की भाषा का इस्तेमाल किया है, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, उसको तो जन जन तक पहुंचाना है। अब इस पर शोएब चौधरी भाई का वीडियो आ गया है कि इंडिया का बाप कौन भाई, पाक पीएम अग्रेसिव ऑन इंडिया। तो ये पब्लिक रिएक्शन है। तो लोग पाकिस्तान के लोग इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखना बड़ा मजेदार होने वाला है। आइए देखते हैं। वर्किंग अच्छा और लोग उसको विजिट करने हैं। ठीक है, टॉपिक जिसके ऊपर हम बेसिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज्यादा वायरल है कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि ये अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर से याद आया यार, एक पाकिस्तान का मंत्री हुआ करता था शेख रशीद, मोटा सांड, बड़ा बोलता था कि पाव पाव किलो के बम है हमारे पास, बिरला मंदिर की घंटियां भी ना बजने देंगे। मतलब हिंदुओं को धमकाता था वो, भारत के हिंदुओं को, बिरला मंदिर की घंटियां भी ना बजने देंगे। आजकल बेचारे की ऐसी हालत हुई है कि मारा फिर रहा है और आजकल खुद ही ब्रेड तंदूर में सेक रहा है। यकीन नहीं हो रहा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देख रहे हैं, ये किर्गिस्तान का वीडियो बताया जा रहा है और वहां पर शेख रशीद घूम रहा है और बेचारा खुद तंदूर में अपना ब्रेड जो है वो सेक रहा है, निकाल रहा है और ब्रेड लेकर जा रहा है। ये दिन देखने पड़ गए हैं। तो बेटा, भारत से जिसने जिसने पंगे लिए हैं, भारत के हिंदुओं को जिसने जिसने धमकियां दी हैं, जिसका बुरा करना चाहा है, आज देख लो उसकी हालत क्या है। शेख रशीद देख लो, भागा फिर रहा है, तंदूर में रोटी लगा रहा है, खमीरी। ये है सच्चाई। तो शहबाज शरीफ के दिन भी जो हैं अब वो जाने वाले हैं। आने वाले 2-3 साल में देखते रहो क्या होने वाला है। अभी तो नवाज शरीफ खुद कुड़ा बैठा है, बड़ा भाई, कि अभी वो बन नहीं सकता ना, तो अभी वो कहा कि ठीक है शहबाज तू बन जा। कुछ ही दिन की बात है, अब देखिएगा शहबाज को पड़ेगी लात और उसका भाई ही मारेगा, नवाज शरीफ ही मारेगा और वो बनेगा पीएम। देखते रहिए। तो बेटी को तो उसने सेट कर दिया पंजाब के सीएम, अपने छोटे भाई को हटाएगा, बोलेगा हट, हम बाप बेटी मिलकर राज करेंगे, पंजाब पे मेरी बेटी, अब पूरे देश पर मैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें या ठीक है। आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है
पॉवर्टी लाइन में अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो शायद इंडिया हमसे नीचे है। अच्छा, नहीं, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी वहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत कम, मतलब अगर आप 0.1% हो चुकी generally- है, और वैसे भी पॉवर्टी वहाँ पे देखें वो इस पे फोकस तो कर रहे हैं। हाँ, इसमें मोदी क्या यार, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों की भी हालत ऐसी है कि जो चूरन वाली बातें हैं आप उस पर यकीन कर लेते हैं। अभी आपकी बातें में सुन रहा था तो लग रहा था कि यार थोड़ा समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। पॉवर्टी पे आपने कभी डेटा चेक किया है? चेक किया है कभी डेटा? आपके यहां 40% प्लस पॉवर्टी है, 40% प्लस। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के लोग कहते हैं। सुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और इनफैक्ट अगले साल एक तखमीना है कि 1 करोड़ पाकिस्तानी और मजीद ख़त गुर्बत के नीचे जाएगा। 9 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो ख़त गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो एक संजीदा मसला है, और हम ये काबू नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम बजट डेफिसिट्स कम ना करें, अपना हुकूमत का खसारा कम ना करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हुकूमत का आज खसारा जो है वो हम पूरा करते हैं पैसे छापने से एसेंशियली, तो जब हम पैसों की मिकदार बढ़ा देते हैं और चीज़ें उतनी रहती हैं तो ज़्यादा पैसा कम चीज़ों के पीछे जा रहा है तो महंगाई हो जाती है। तो जब तक कि हम हुकूमत का खसारा कम नहीं करेंगे, जिसका तरीका यही है कि या टैक्स ज़्यादा लें या अखराजात कम करें, तो जब तक हम हुकूमत का खसारा नहीं कर। आपके यहां गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है कि भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 करोड़ से ज्यादा भिखारी तो मतलब गिने जा चुके हैं। सुनिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है, और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। और जाकर आप रिपोर्ट पढ़िए, IMF की रिपोर्ट पढ़िए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़िए। भारत ने अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी नीचे कर दी है। खत्म। एक्सट्रीम पॉवर्टी तो हटाई, खत्म कर दी हमने। एक्सट्रीम पॉवर्टी तो हमने खत्म कर दी है, रिपोर्ट आ चुकी है। पूरी तरह खत्म कर दी हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी। और जो नॉर्मल पॉवर्टी है उसमें भी हम 7-8% पर हैं, वो भी कम कर रहे हैं। और इस हमारी पॉलिसीज का ना, हमारी सरकार की पॉलिसी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। JP मॉर्गन बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी। उसका CEO क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. They opened bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. तो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि गरीबी पर बोलने से पहले अपने यहां का डेटा चेक करें और भारत के बारे में, भारत का डेटा क्या कहता है वो चेक करें। तब आपको एहसास होगा कि आप बहुत ही गरीब हैं। आपकी आधी जनता गरीबी में पहुंच चुकी है सर, 50% करीब करीब। क्या बात करते हैं आप? और हमारे यहां 7% गरीबी, 8% गरीबी है, और आप कंपेयर कर रहे हैं भारत को। भारत को कहते हैं कि गरीबी में भारत आपसे नीचे है। गवर्नमेंट ने इस पे फोकस तो किया है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप पॉवर्टी को दोनों कंट्रीज को साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, तो पॉवर्टी लाइन में हम समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इंडिया हमसे इस ज़मीन में नीचे है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे यानी कि आपके ख्याल से गुर्बत ज्यादा, यहाँ पे कम है? यहाँ गुर्बत कम है। अच्छा, ये आप मतलब ये नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप मतलब इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं, इस हिसाब से बात कर रहे हैं या ये? तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फिर आबादी भी तो 1 अरब 40 करोड़ है ना, यहाँ पे टोटल 25 करोड़ आबादी है। फिर वो देखेंगे तो फिर एवरेज की बात करें ना। चले हम लोग अगर एवरेज की भी बात कर लेते हैं, आपकी तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडिया ने अपनी जो एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उसको कंट्रोल कर लिया। चले हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन पे ना रहिएगा आप भी और देखने वाले भी। कोई भी चीज है 1 मिनट लगता है, गूगल से चेक हो जाती है। आप बेशक अभी चेक कर लेंगे, वहाँ पे IMF की रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंडिया में 0.1 या 2-3% रह चुकी है। ठीक है, देखें
डाटा को किसी भी तरह से, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि हमारी किसी किस्म की नेगेटिव पिक्चर दुनिया के सामने जाए। ठीक है, तो हमारा जो डेटा है, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी इस वक्त इस पीक पे है कि किसी भी लेवल पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डेटा मैनिपुलेशन भी मौजूद है, ये फैक्टर्स भी हैं। आपके ख्याल से ये जो अबे IMF डेटा मैनिपुलेट करेगा, वर्ल्ड बैंक डेटा मैनिपुलेट करेगा, यूनाइटेड नेशन डेटा मैनिपुलेट करेगा, वो भी गरीबी के मामले में, गुर्बत के मामले में। होश के नाखून लीजिए सर, इतने नफरती ना बनिए कि हर चीज को नकार दीजिए आपके। मैं तो नहीं मानता, मेरे हिसाब से चीज ऐसी है, मैं ये मानता हूं आपके मानने ना मानने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है IMF के कहने से, फर्क पड़ता है वर्ल्ड बैंक के कहने से, फर्क पड़ता है यूनाइटेड नेशंस के कहने से। और वो ना मेरे बाप की जागीर है ना आपके बाप की जागीर है। डेटा मैनिपुलेट कर लेंगे टेक्नोलॉजी से। एवरेज पाकिस्तानी की यही दिक्कत है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो डाटा एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी का ये मैनिपुलेट किया गया होगा, मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा आगे। तो वो हम भी मैनिपुलेट डाटा ये कर दें, और ये जो पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि बैंकरप्ट होने के नजदीक है, ये मैनिपुलेट करके डाटा ये कह दें कि नहीं जी पाकिस्तान की इकॉनमी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये किया जाता है कि पाकिस्तान में गुर्बत तेजी से बढ़ती जा रही है, महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, वो भी डाटा मैनिपुलेट करके हम ये दुनिया को शो करवा दें। लेकिन सर बात ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई डाटा मैनिपुलेट किया जाता है ना, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट में मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, आज तक कोई भी सियासतदान, कोई भी सियासी जमात इस डेटा की मैनिपुलेशन जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है, ना कि के अपने लिए मुल्क के लिए इस्तेमाल करे ना। अगर वो अपनी कंट्री के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रही है तो हम इस चीज को एक्सेप्ट ठीक करते है। हैं कि अच्छा, इधर एक चीज मैं फिर से मतलब डेफिनेटली ये मेरी बात शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं हमें या किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, इंडिया से मुकाबला क्यों करते हो, मेरा उनसे ये सवाल है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया से आगे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया के बाप से भी आगे निकलेंगे। जब हम यही चीज तो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, आगे निकल जाओ, इंडिया इकोनॉमी में आगे है, आओ मेहनत करें, उनसे आगे निकल जाए। इंडिया की इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो सबके सामने ये चीजें हम तो आपको बता रहे हैं। हम आपका फायदा या पाकिस्तान का या हमारा अपना फायदा चाह रहे हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंडिया से आगे निकलना है, और हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया इन चीजों में आगे है। देखिए, आप पॉइंट्स को फोकस करें। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो अपने लोगों में ये शऊर उजागर करें कि वो ना कि अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करने के पीछे चले जाएं, ठीक है, वो फोकस करें। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे स्टांस ले लेती है कि हम लोगों को एजुकेशन, टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम नंबर सेकंड थिंग इज हम उनको हेल्थ केयर इश्यूज उनके जितने भी है वो रिजॉल्व करेंगे, हम उनको ब्रेड एंड बटर की तरफ से रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि वो टेक्नोलॉजी हेल्थ की तरफ आप हो मुझे सके। ये बताएं कि मैं एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। एक मिडिल क्लास बंदा जो एक अच्छी कंपनी में किसी IT डिपार्टमेंट में, या मैं अगर खुद अपना एक खुद साख्ता बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे करूँ या मैं कोई नई इनोवेशन की तरफ तवज्जो ठीक है। करूं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट से बजाय बेहतर ये ना होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हो गए ये कहते हैं कि हम अपने नेबर कंट्री से, इंडिया के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, या मतलब किसी भी फील्ड में हम मिल के काम करेंगे। यूरोप देख लें, उनके दरमियान जंगें हो चुकी हैं, आज वो मिल के बिजनेस कर रहे हैं, मिल के वो। हमारा ना जब से पाकिस्तान बना, हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की, तो हमारा सबसे पहले तो वो जो नजरिया था ना, दो कौमी नजरिया, हाँ, हम उसी हिंदू मुस्लिम का जो दो कौमी नजरिया था, हम उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप उस तरफ ना जाएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ या मिसाल देता हूँ आपको। दुबई ने पाकिस्तानियों की, मैं शायद अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको बाद में, जी आप बात करें, देखने वाले भी इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। दुबई आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं कर रहा, ना बिजनेस लेवल पे, ठीक है, ना ही उसको उस पे जो है वो किसी एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, ना ही अपने जो उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें, ठीक है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तानियों ने उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बहुत काम किया, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत काम किया है। लेकिन अब अगर मैं यही आगे से, और ये चीज, और ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग पहचान गए कि पाकिस्तानी कितने बेईमान लोग हैं और किस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल टूल की तरह करते हैं।
वो ओरिजिनल मुसलमान है, दुबई वाले, सऊदी वाले, पाकिस्तानी 99.99% कन्वर्टेड हैं, लेकिन ये लोग, इन्होंने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया और उसका इस्तेमाल ये अपने फायदे के लिए करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के एक पत्रकार है नजम सेठी, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है, सुन लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके। तो भैया मेरे ऊपर कुछ मत कहना कि मैंने इस्लाम को हिट किया कि क्या किया, जो नजम सेठी ने कहा वही बात मैंने कही है, बाकी आप समझते रहिए। चीज आपकी काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, ये खबर मेरे तक भी पहुंची है, और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें बकायदा तौर पे बैन कर दिया गया है कि भाई इस शहर का पाकिस्तानी दुबई नहीं जा सकता, यूएई नहीं जा सकता। और उसकी वजह क्या है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या वजह है, यानी कि वो भी किसी और के कहने पे ऐसा करते हैं? सर उसकी रीजन ये है कि जिन हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान की इज्जत बनानी थी, ठीक है, वो हुक्मरान इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, उसकी एक रीजन चलें, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी रीजन ये है कि जब कोई पाकिस्तानी, मैं जाता हूँ दुबई, मैं जाता हूँ यूएई या किसी भी दूसरे कंट्री में जाता हूँ, वहाँ पे जाके जब 2 नंबरी करूंगा, वहाँ पे जाके जब फ्रॉड करूंगा, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो ये प्रेफर करेंगे कि किसी भी स्मगलिंग करूंगा, किसी मतलब इस तरीके से किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होऊंगा, तो क्या वो चाहेंगे कि दोबारा कोई पाकिस्तानी आए? ये हम हर चीज गवर्नमेंट में नहीं डाल रहे। मैं गवर्नमेंट को एक तरफ रख देता हूँ, हमारे हुक्मरान हम में से हैं। हाँ, ऐसे ही है, जो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं। ठीक है। अक्सर तो ये मिसाल दी जाती है ना कि जैसे हुक्मरान वैसी रियाया, हाँ, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम ये बात कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज को निगेट इस हिसाब से करता हूँ कि आप ये देखें कि वो हुक्मरान भी हम में से निकल के गए हैं, हम ही में ये चीजें थी जो आगे जाके उस लेवल पे उनमें भी कन्वर्ट हुई। अच्छा, दूसरे कंट्रीज को क्यों मतलब बीज ही खराब है बेसिकली। जब बीज खराब होगा तो फसल अच्छी कैसे आएगी? फसल उसी में से निकलेगी ना, उन्हीं बीजों से निकलेगी। अब खराब बीज ही पड़े हैं धरती में तो अच्छी फसल कहाँ से निकलेगी सर? आपका नाम? इमरान गुजर। आपका नाम? अब्बास। और आप? मियां वकास। क्या करते हैं अब्बास भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। कैसा चल रहा है? बस गुजारा कभी चलता है कभी नहीं। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी मैं पहले बिजनेस करता था। ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है जॉब करता हूँ। ठीक है। नहीं, बिजनेस करने वाला इंसान जॉब की तरफ कैसे आ गया? मैं तो ये सुना है कि बिजनेस में ज्यादा मतलब ये है कि मुनाफा भी होता है और एक इंसान रिलैक्स रहता है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं कर रहा। उसकी क्या वजह है? मतलब बिजनेस चल नहीं था रहा, या ये जो दिन ब दिन हालात हैं, कभी कुछ, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा खर्चने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या चीज खरीदेंगे? जब आप खरीदेंगे तो हम भूखे मारेंगे। बिल्कुल। और फिर जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, और ये भी वही आपने बात की, शुक्र है कि जॉब तो मिल रही है, जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जो टॉपिक है, शहबाज शरीफ साहब से कितनी उम्मीद है? फिर सवाल की तरफ आऊंगा, कितनी उम्मीद है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे?
मुझे आप पहले बताइए कि शहबाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा यहाँ पे रह चुके हैं इस कुर्सी के ऊपर, उन्होंने कितना काम किया है? शहबाज शरीफ साहब का ये दूसरा टाइम है, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए सीएम वो 3-4 दफा रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत कर चुकी है। ये 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कल उन्होंने बोला है कि अगर हम मेहनत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, तो हम हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले तो ये बताइए स्टेटमेंट अच्छी, मतलब आपको सुन के कैसा लगा कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बाप को पीछे छोड़? सर, ये आपने सवाल का ही जवाब दे दिया है कि हम काम करेंगे। पहले काम नहीं करते थे क्या? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है बीच में नहीं, पहले काम नहीं करता था। अगर आप वो पहले काम नहीं करते तो फिर हमने वोट क्यों दिए? हाँ। वो क्यों इक़्तिदार में आए? क्यों पैसा जाया किया? क्यों टाइम जाया किया? ठीक है, हमारे खजाने खाली कर दिए और अभी भी करे हम काम करेंगे। ठीक और है। खुदा का नाम ना काम करो यार, सानू कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल इन्होंने बात की। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 75-76 साल हमने मेहनत नहीं की, इसलिए हम पीछे रह गए हैं हिंदुस्तान से। मतलब ये तो उनकी बात के अंदर ये जवाब हो गया जी ना? बिल्कुल ऐसा ही। आज कहते हैं कि हम उनके बाप के भी हो जाएगा, बाप तक को पीछे छोड़ देंगे। कल तक वो बगैर वीजे के आपकी शादियों में आते थे, ठीक है, तब आप काम नहीं करते थे, ठीक है, तब आपके पास इक़्तिदार नहीं था। इन लोगों ने बस, मैं अब क्या करूं कि मैं बुरा नहीं इनको कह सकता, इनको यही कह सकता हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है, हमारे जैसे लोग बिजनेस से जॉब पे आ गए हैं और जॉब के बाद क्या हाल है वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। अल्लाह ना करे उस साइड पे बंदा जाए, मतलब मैं तो कहूँगा आप फिर बिजनेस की तरफ जाए। अच्छा, वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, या अभी आप जॉब कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस वजह से हम पीछे आ रहे हैं, नीचे रह रहे हैं? खासतौर पे दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहता है जी, हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं, जब जैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? बात बोला कि एक तो हमारी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। ठीक है, हम नीयतन ठीक हो जाए ना, हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, आपने मुझे बस एक सवाल का जवाब देना जी। पाकिस्तान इंडिया हाँ। इकट्ठे आज़ाद हुए, जी। ऐसे ही है जी। बांग्लादेश बाद में आया, ऐसे ही है। अफगानिस्तान बाद में आया, वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं? ठीक है, अब मैं करेंसी वाइज देख लेता हूँ। पाकिस्तान की जो करेंसी है, इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हमारा 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया होता है। बांग्लादेश की करेंसी तकरीबन 2.25-3 के राउंड अबाउट उनके होते हैं और हमारा 1 रुपया, हमारे 3 होते हैं और उनका 1 रुपया होता है। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर जाती नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं कहूंगा कि ठीक है, करेंसी एक चीज होती है, लेकिन करेंसी का मजबूत होना ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा डेवलप हो गए हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जापान की करेंसी और भारत की करेंसी चेक करिए जरा, किसकी करेंसी मजबूत है? भारत की करेंसी मजबूत है। आप ऐसे में कई एग्जांपल दे सकता हूं आपको। तो जापान ज्यादा डेवलप है या भारत ज्यादा डेवलप है? जाहिर सी बात है, जापान ज्यादा डेवलप है। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स कई सारे हैं। सिर्फ करेंसी का मजबूत होना पैरामीटर नहीं है कि आप बहुत डेवलप कंट्री। ओवरऑल जीडीपी देखी जाती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका कितना है, आप क्या क्या बना रहे हैं, आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की करेंसी इसलिए मजबूत है क्योंकि अफगानिस्तान के पास फॉरेन फंडिंग बहुत ज्यादा थी और वो है अभी डॉलर्स की शक्ल में, अमेरिकन के द्वारा की गई थी। बांग्लादेश की इसलिए है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें, इसलिए उसकी करेंसी थोड़ी मजबूत हो रही है। भारत की भी करेंसी इसलिए मजबूत हो रही है कि हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि ये लोग करप्ट लोग हैं। ये एक दूसरे को नारा लगाते थे कि यार तू चोर है, मैं चोर हूँ, मैं ऐसा वैसा। ठीक है। 40 साल तक ये पीपल्स पार्टी के साथ लड़ते रहे हैं। उसके बाद एक बंदा ऐसा आया है, वो आजकल जेल में बैठा हुआ है। ये सारे मिलके ये सारे उसको तकरीबन पंजाबी के अंदर खुडेल लाइन लगाया, उसे खुडेल लाइन लगाया हुआ है। 40 साल की उन्होंने जो इनकी दुश्मनी थी उनकी आपस में सुलह करवा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही अब इक़्तिदार आ गया है, अब फिर वही नारे तू चोर है, मैं चोर हूँ। लेकिन हमारा क्या, हमारा बुरा हाल हो गया है। खुदा की कसम, हम क्या बताएं कि हम घर पे कैसे, हम यहाँ पे शौक से बैठे हैं क्या? अच्छा, आज छुट्टी है। आप गपशप मतलब दोस्तों से क्या गपशप है? घर पे जाते हैं यार, ये मामला वो मामला, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? हम सारा दिन है ना जानू से रो रहे हैं।
ठीक है, मतलब ये है कि मेंटली तौर पे परेशान नजर आ रही है पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे जो मिडिल क्लास सबका है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है। जो अमीर थे वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। देखे थे जो अमीर थे ना, उनको तो कोई भी हुकूमत आ जाए उनको कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी। ये जो जब इक़्तिदार में आते हैं, कभी ये कच्ची आबादियों में आए हैं, कभी गली मोहल्लों में आए हैं, हमसे पूछ के देखे ना कि हम कैसे बिल दे रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जाती हैं, मतलब वो कभी हॉस्पिटल में जा रही हैं, कभी वो किसी मोहल्ले में जाती हैं, जाके लोगों के हाल अहवाल पूछती हैं, जो हमारी सीएम है। देखें जी, अच्छी बात है, उनको ये नाटक करना चाहिए। नाटक आप कैसे मैं बताता हूँ ना, अगर एक पुलिस लाइन में जाती हैं हाँ। तो वो वहाँ की वर्दी पहन लेती है, अगर हॉस्पिटल में जाती है वहाँ पे डॉक्टर बन जाती है। और कभी किसी बेरोजगार के घर तो आए तो पता चले भूख क्या चीज़ है, कि मेरे यानी कि एक मैं इक़्तिदार में बैठी हूँ और मेरे मुंह के अंदर नवाला है, मेरे पेट के अंदर भी नवाला है, और एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, उसकी भूख बर्दाश्त करके देखे, आए ना उसका वो बोले रवैया पहने। ठीक है, हमें पता चलेगा यार ये गरीबों की वजीर आला है। ठीक है। अच्छा भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त अपने समझ में दिल की बात की है, खरी खरी जो बातें थी वो सारी की है, ना किसी को क्रिटिसाइज किया उस तरीके से, ना बुरा बोला कहा, लेकिन अपने दिल की बातें की। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, हम बार बार भारत से क्यों ही मुकाबला करना चाहते हैं? मतलब क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भारत से आगे निकल जाएंगे, उनके बाप से आगे निकल जाएंगे? सर, भारत की असम्बली और हमारी जो असम्बली है उसमें आप ये एक डिफरेंस देखें कि हमारी असम्बली में ना फैमिलीज है। अच्छा। वहाँ पर फैमिलीज बहुत कम है। ठीक है। वो कोई बेटी सीएम, चचा प्राइम मिनिस्टर, समधी जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म, इस तरह तरक्की तो नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा फिलहाल तो। नहीं सर, कभी अगर था भी तो वो अपने मुल्क के साथ फेयर थे। ठीक है। आप उनकी हिस्ट्री देख लें, उनकी आईटी में डेवलपमेंट देख लें, उनका सोलर में देख लें, उन्होंने काम किया है। ठीक है। अब आम ने थोड़ी किया है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। इधर फैमिलीज में तो एक दूसरे को सेटल करने के लिए है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि हम आगे निकल पाएंगे उनसे? नहीं सर, ये जब तक फैमिलीज नहीं निकलेंगी असेंबली नहीं बनेगी। अच्छा, और फिर बड़ी बात ये है कि अगर ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था? सर जी, भारत में ना एक स्कैंडल चला था वहाँ के किसी सीएम का, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, वो आज भी अंदर है। अच्छा। तो हम कैसे निकल सकते हैं आगे? हम तो उनसे भी आगे निकल गए हैं। हमारी यूके में, अमेरिका में हर बंदे की प्रॉपर्टी है। आप शायद केजरीवाल की बात कर रहे हैं जिन्हें जेल हुई है। जी, उस सिलसिले में मतलब उन पे इल्जाम था कोई, मतलब इस तरीके से। ठीक है सर, ये इनको उनकी ना पॉलिसी स्ट्रेटजीज ये सारी कॉपीज करनी चाहिए। ठीक है। जो तरक्की कर गए हैं। अब देखें, रिसेंटली हमें थ्रेट दिया जाता था कि जी हम जो हैं वो पस्ती की तरफ चले जाएंगे, जंग होगी, ये हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब देखें, अफगानिस्तान सारी जिंदगी जंग लड़े हैं वो, आज उनकी करेंसी किधर है? ठीक है, वो आईएमएफ के पास नहीं जा रहे। बड़ी बात तो ये है। चलिए, वो तो देखिए अफगानिस्तान वाली बात बता दी। देखिए, करप्ट लोग, ऐसा नहीं है कि करप्ट नेता हमारे यहाँ नहीं है, करप्शन हमारे यहाँ भी। अब देखिए, अभी लेटेस्ट अभी खबर आई है, झारखंड में एक मंत्री के नौकर के यहां से मतलब मिले सैकड़ों बंडल। वीडियो में दिखा देता हूं, ये वीडियो देखिए। ये झारखंड में एक मंत्री के नौकर के यहां से मिले हैं, तो मतलब वो मंत्री साहब का ही होगा, और किसका होगा बताइए जरा। और ऐसे बाबुओं की भी कमी नहीं है भारत में, जिनके पास करोड़ों रुपए का सोना निकल जाएगा, नोट निकल जाएंगे, दीवार में छुपे हुए, बेडरूम में छुपे हुए, बाथरूम में छुपाए हुए, दीवारों में। करप्शन यहां भी है, करप्ट लोग यहां भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम ना टाइट हो रहे हैं, करने की कोशिश, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि करप्शन इंडिविजुअल लेवल पर आ जाता है, मैं अगर करप्ट हो जाऊंगा तो कोई क्या कर लेगा, मैं घुसखोर हो जाऊंगा तो कोई क्या कर लेगा। हाँ, जब पकड़ा जाऊंगा तो कार्रवाई होगी, फिर उस हिसाब से होता है। तो जितने बड़े बड़े नेता बने हैं आप सब, इनके 50 साल पहले आप बता दीजिए, 50 साल पहले, 60 साल पहले ये लोग क्या थे? लालू यादव का परिवार क्या था, या मुलायम सिंह यादव का परिवार क्या था? ढंग के किसान भी नहीं थे ये लोग, जमीनें तक नहीं थी। आज हजारों करोड़ रुपए के मालिक है। तो भैया ऐसा कौन सा काम कर लिया? तो जाहिर सी बात है कि नेतागिरी से पैसा कमाया है, और कहां से पैसा आएगा? करप्शन से पैसा आएगा, और कहां से आएगा? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों से उभरें, देश का भला हो, और कोशिशों का नतीजा थोड़ा दिख भी रहा है। खैर, रही बात कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल शहबाज शरीफ ने किया है, तो
उनको जवाब तो देना पड़ेगा और इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि 0.001% भी अगर ट्रेड खोलने की बात पर हो सकता हो, शायद इधर सरकार में या कहीं पे लोग सोच रहे हो कि चलो कर सकते हैं, देखते हैं, वो भी अब बंद हो गया, यकीन मानिए। और इसका इतना गंभीर परिणाम होगा कि आप तो अभी न जाने किस किस चीजों के लिए तरसेंगे। अभी आप देखते रहिए। ये जो बयान शहबाज शरीफ ने दिया है ना, ये अपनी जनता को चूरन देने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आएंगे और जब भारत जिस तरह से आपके पीछे लगा हुआ है ना, छोड़ेगा नहीं भारत आपको। इस तरह के बयान के बाद तो और नहीं छोड़ेगा और आपको तड़पाएगा। अभी तो इंतजार कीजिए, FATF में काम चालू हो चुका है। FATF में काम चालू हो चुका है। अब साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन फिर जाना है आपको, ग्रे लिस्ट में वापस जाना है और भारत भिजवा के रहेगा। देखते रहिए, क्योंकि आप लोग कांड ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आप लोग कांड ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बहुत सारे कांड आप लोगों ने अभी किए हैं और TTP वाला मामला, ये सब बहुत हो रहा है अभी, तो देखते रहिए। और मैं फिर कहता हूं एक बार कि भारत का तो कोई बाप नहीं है, आपके कई अब्बू हैं। पहले अमेरिका हुआ करता था, फिर अब चाइना की गोदी में बैठे हैं, उधर एर्दोगन भी आपके अब्बू बने हैं, सऊदी अरब वाले भी आपके अब्बू हैं, तो कई अब्बू हैं आपके। और चूंकि आप पैदा हुए हो, बने हो, क्रिएट हुए हो, तो पैदा होने वाली चीज का नाश होना निश्चित है, उसकी मृत्यु होती है। पाकिस्तान बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। 76 ईयर्स में औसत उम्र पार कर चुके हैं आप लोग। कमेंट करके आप लोग बताएं भाई, आप लोग क्या कहते हैं शहबाज शरीफ के बयान पर और क्या कहना चाहिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मैं उसने जो स्टेटमेंट बोली ना, असल में इंडिया के बाप से आगे निकल जाएंगे अगर हम मेहनत करेंगे तो। गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट है और गैर महजबाना ये स्टेटमेंट है। बिल्कुल भी ये एक तहजीब याफ्ता माशरे की या किसी शख्स की ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन उसको फिर लोग साहब ने भी काम नहीं की उनके साथ। 2% का मुल्क, ये यहाँ पे जो आलोक सर है उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। मैं कहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ है ना, वो है ही 2% के, वाकई उसमें कोई डाउट नहीं है। ना वो आवाम के कह लें कि वोटों से आया है, ना आवाम की मर्जी से आया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के जो बड़े हैं ना, सरदार साहब, उनकी मर्जी से आए हैं और उन्होंने वही आगे लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, शऊर भी नहीं है उनमें। तो दूसरी तरफ अगर आलोक सर की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क नहीं 2% का, हाँ हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं, कुछ नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो 2% के हैं। ये हो भी सकते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट बनती थी शहबाज का, भाई हम इंडिया से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उनसे आगे निकल सकते हैं। असल में भाई तो ये काफ़ी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने ऐसी वाह यार जो बातें हैं वो की हुई हैं। इसने काफ़ी बयान दिए हुए, जिनमें एक आध बयान मैं बता भी देता हूँ कि इसने कहा जरदारी की, जो कह लेंगे लाड़काना और पता नहीं क्या क्या जगहों पे उन्होंने कहा कि मैं उनको घसीटूंगा। तो बाद में इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बस ये एक सियासी बयान था, ये वो दे दिया। तो ये एग्रेसिव मोड में अक्सर होते हैं, तो ये ऐसी बातें, ऐसी फजूल बातें इसको अग्रेसिव नहीं कहते, अग्रेसिव नहीं इसलिए इसको बेतुकी सी बातें कर देता है, इसको जोश में आकर कर इसमें अग्रेसिवनेस नहीं है, ये अपने आप से कंट्रोल से बाहर होना है, अपनी औकात से ज्यादा बोलना या अपनी औकात से ज्यादा निकल जाना, अपनी जो लिमिटेशन से बाहर निकलना, ये वो बात है। ठीक है, आप स्टेटमेंट दें, मैं भी कई मरतबा कहता हूँ, हमें इंडिया की तरफ देखकर हमें उनकी तरह तरक्की करनी चाहिए, हमें उनसे आगे निकलने की कोशिश में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंसान की बस में कोशिश है, जो हम नहीं कर रहा है। तो इंडिया कर रहा है, वो आगे जा रहा है। ये स्टेटमेंट एक मियारी स्टेटमेंट है, ठीक है, मुझे समझ में। उनके बाप, असल बाप तो आपका इंडिया है, पाकिस्तान का असल बाप इंडिया ही है। कौन है? इंडिया है। वहीं से हम निकले हैं, इंडिया से निकले। इंडिया के 2 हिस्से हुए हैं, इंडिया के यार सही पूछे ना तो बात ये कि इसने बंदे ने ना, ये बंदा क्या, हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना,
वो यही बकवास करते हैं कि भाई हम जो है ना वो ये कर देंगे वो कर देंगे। 76 सालों में इन्होंने किया कुछ नहीं, सिर्फ बयानबाजी की। फिर वो मेरे भाई एक दो पॉवर्टी पर बात आई तो पॉवर्टी की रेशो दिखाई लोग साहब ने कि 40 प्लस नहीं, वो मिफ्ता इस्माइल आए थे, उनकी बयान था कि 2025 में पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो यानी कि 43% बढ़ जाएगी, यानी कि 9 करोड़ पहले पॉवर्टी में 10 करोड़ 24 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग पॉवर्टी में है तो सोचो। तो इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या जो इतनी बयानबाजी कर आज ही, बल्कि मैं इस वीडियो से पहले ये कि अपने पाकिस्तान के जो थे ना वज़ीर ख़जाना, उनकी आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जो मुल्क है ना, ठीक है अस्पताल या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह का कोई इदारा जो है वो खराब पर तो चल सकता है खराब पर, लेकिन एक मुल्क जो है ना वो खराब पर नहीं चल सकता। तो उसने सही बोला है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे ऊपर जो कर्जे हैं वो भी हम किसी से भीख शीख मांग कर उतार लें, करें कुछ नहीं, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। तो वही भाई तारर साहब ने भी यही बोला था, उसने कहा था कि भाई दुनिया में वाहिद अगर कोई कंट्री है ना तो वो पाकिस्तान है जो अपने कर्जे उतारने की जो किस्तें है ना वो भी नए कर्जे लेकर अदा करता है। एक मुल्क भिखारी, मुल्क का भिखारी वज़ीर आज़म इंडिया के बारे में ये कह रहा है, जो कि दुनिया की 5वीं इकॉनमी, दुनिया की 4थी बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया की तमाम बड़ी फर्म्स जो हैं वो इंडिया के अंदर है। तो वो ये अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है, हमारे लिए ये बिल्कुल शर्मसारी की बात है। चाहे अमेरिका कह देता या चाइना कह देता, रशिया कह देता, यूरोप का कोई कंट्री कह देता, यार उनके पढ़े लिखे वज़ीर आज़म वो ऐसी बात करते ही नहीं, ना कभी उन्होंने किसी मुल्क की मुकाबलेबाजी की बात की, ना कोई ऐसी सरियल स्टेटमेंट दी है। जितनी कह लें कि फजूल लगवियात जो हमारे ये सियासतदान करते हैं शायद किसी और कंट्री के करते हो, इनका लेवल ही नहीं है, ना इनमें कोई शऊर है, ना इनकी कोई स्टडी है, पढ़ाई है ही नहीं इनमें। तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, एक सेकंड 2% की स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान चले इंडिया से अगर कैसे कोई पॉलिसी, कोई सिर्फ बातों से नहीं, कोई पॉलिसी होती, पॉलिसी बताइए इसमें। वो यार यही बंदा है ना जो IMF के सामने लेटता है, हर बार कहता है कि हम बैकर वो भाई IMF से ज्यादा याद है, वो भाई कह रहा था IMF वर्ल्ड बैंक ये चीजें ये हमें मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो भी पॉवर्टी पर। हालांकि इंडिया ब्रुकिंग की दिखाई थी लोग सामने वो स्टेटमेंट ब्रुकिंग जो है, तो उनके लिहाज से इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लेकिन मेरा ख्याल होने के बराबर है नहीं। इस्लाम भाई अभी भी है इंडिया में पॉवर्टी अभी भी है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा टोटली 100% खत्म, टोटली तो अमेरिका में पॉवर्टी खत्म नहीं है, टोटली तो चाइना में पॉवर्टी खत्म नहीं है, टोटली किसी अमीर से अमीर कोई पता नहीं स्विट्जरलैंड जिस तरह कंट्री हो जहाँ गुर्बत ना हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंट्री है। अगर हाथ मेरे भाई जहन में हर मुल्क में पॉवर्टी थोड़ी बहुत है, उसकी रेशो कम। इंडिया में 2-4% काम तो कर रहे हैं ना, 2-4% 10 से कम है। मैंने एक मरतबा पढ़ी थी 10 से कम में उस पर 6 थी या 7 थी। आपका मुझे डाटा नहीं पता, अभी मैंने अपडेट नहीं किया डाटा क्या चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि जो जिम्मेदार कंट्री के जिम्मेदार लोग हैं ना, या जिम्मेदार कह लें कि PM या जितने भी बड़े हैं, वो ऐसी घटिया स्टेटमेंट कभी नहीं देते। नहीं असलम भाई ये गलत स्टेटमेंट है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस पर जो लोग सर ने स्टेटमेंट तो नहीं, उन्होंने कहा 2% का जो कंट्री है और उसका 2% का प्राइम मिनिस्टर, 2% का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है ये यार, कंट्री में रहने वाले लोग जो है ना वो गलत हो सकते हैं, कंट्री नहीं गलत। गुस्सा निकाला, भड़ास निकाली अपनी, सच में। हाँ ये तो ये पढ़ी लिखी बात। हाँ ठीक है, आप काउंटर करें, आप करते हैं काउंटर, आप काउंटर करें इल्म से कि यार ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये जो उससे शुरू करने से पहले 2% की कंट्री, 2% के लोग, 2% का PM, तो ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब और गैर तहजीब। ये तो बिल्कुल जैसे उसने बोला, शहबाज शरीफ ने बोला, उसमें तो मैं कहता हूँ ना उसकी इतनी तलीम है ना शऊर है, तो ये इसका मतलब है कि उसके बिल्कुल मुकाबले बराबर हो गया, ये तो इक्वल ही है। ऐसे ही है, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है आप करें, आप
उनको काउंटर करें, उनको सबूत देंगे, ये आपकी स्टेटमेंट है, ये और आप औकात ये है, और हम भी जानते हैं हम अपनी औकात, हमें कोई ये नहीं कि हमें कोई भूल है, लेकिन लोग सर के लिए ये गैर तहजीब वाले लफ्ज़ थे मेरे लिए यस, ठीक है ना। इन चीज़ों से परहेज़ करें। हमें भी पता है भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है बहुत ही गिरी हुई दी है, ऐसी स्टेटमेंट वो भी किसी भी मुल्क का जो कह लें कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसी स्टेटमेंट दे। मैं कहता हूँ कि ये एक जाहिल बंदा ही है, हम भी क्योंकि हमारे वोटों से तो ये बंदा आया नहीं है, चलें जी खैर, मर्जी से आया। बाकी बातें तो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, जिसमें ओवरऑल जो यही मेन मुद्दा था ना, पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को जानते हैं कि ये हमारा पीएम नहीं है, उनको भी पता है कि हमारी सिचुएशन क्या, उन्होंने मिले जुले से कमेंट्स किए हैं। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी शेख रशीद पर भी बात की, वो भी बड़बोले ही है इसी तरह, वो भी जोश में ऐसी आके बातें कर देता है। सारी स्टेटमेंट्स हैं भाई इसकी सियासी स्टेटमेंट, अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाने की। अल्लाह आप अवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं, पहले जितने साल हो चुके 76 सालों में उन्होंने कर दिया, अब नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।